तो HTML से हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का। जो हम लोग वेबसाइट देखते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जब हम लोग विजिट करते हैं तो जो पेजेस आता है उस पेज के लिए जो बेसिक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, जो बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, वो क्रिएट होता है विद द हेल्प ऑफ HTML टैग। तो हम लोग यहाँ पर HTML पढ़ रहे हैं और HTML में हम लोगों को सबसे पहले जो जानना है कि बॉयलरप्लेट क्या होता है, एंड देन हम लोगों को जानना है कि ये सिमेंटिक टैग्स क्या होता है। एडिटर हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं अपना वेब पेज बनाने के लिए। अभी जो आपके सामने एडिटर खुला हुआ है, ये जो एडिटर है ये विजुअल स्टूडियो कोड है, VS कोड है। आप ड्रीम वीवर यूज कर सकते हैं, नोटपैड यूज कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हैं, सबलाइन और बहुत सारा और भी सॉफ्टवेयर है जो आप यूज कर सकते हैं एज अ एडिटर। अभी हम लोग जो एडिटर यूज कर रहे हैं ये विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं। अब बॉयलर प्लेट क्या होता है? बॉयलर प्लेट का डेफिनेशन पहले आपको जानना होगा कि किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो हम लोगों को हर एक बार लिखना होता है जब हम उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज हम लोग सी में प्रोग्राम बनाते हैं तो वॉइड मेन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट हैश इंक्लूड ऐसा कुछ होता है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो हम लोग हमेशा लिखते हैं। दैट इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट। अगर हम लोग यहाँ पर इसका आउटपुट आकर के देखते हैं, यहाँ पर मैंने डिफाइन कर रखा है बॉयलर प्लेट के लिए। इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ बॉयलर प्लेट इज अ यूनिट ऑफ राइटिंग दैट कैन बी रीयूज्ड ओवर एंड ओवर विदाउट चेंज. By extension, the idea is sometimes applied to reusable programming. This is also used for reusable programming. मतलब हम लोग इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसको बार बार यूज किया जा सके। In computer programming, boilerplate code or boilerplate refers to the section of code that have to be included in many places without little or no alteration. It is often used when referring to languages that are considered verbose, that is, the programmer must write a lot of code to do minimal jobs. अब कोई भी वेबसाइट का पेज बनता है तो उसके लिए मिनिमम हम लोगों के पास क्या चीज की जरूरत पड़ती है? हम लोगों के पास HTML से स्टार्ट होना चाहिए, हेड टैग होना चाहिए, बॉडी टैग होना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग लिखते नहीं है, ये हम लोगों को लिखा हुआ मिल जाता है। जब भी हम लोग कोई वेब पेज बनाएंगे यहाँ पर तो हम लोगों को इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। पहले भी हम लोगों ने देखा था, एक और फाइल हम बनाते हैं और इस फाइल का नाम रखते हैं सपोज index2.html। अब यहाँ पर हम लोग जब HTML टाइप करते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए ये इतना कोड हम लोगों को लिख करके मिलता है और इसकी हमको हमेशा जरूरत पड़ेगी। कोई भी वेब पेज बनाएंगे तब इतना चीज हम लोगों को लिखना पड़ेगा। डॉक टाइप HTML है, यहाँ से शुरू होता है, उसके बाद HTML जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूज हो रहा है, इसका दो पार्ट होता है, हेडर पार्ट और बॉडी पार्ट, और इसको कहते हैं हम लोग बॉयलरप्लेट। अब इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं जिसको हम लोग सिमेंटिक टैग्स कहते हैं। सिमेंटिक टैग्स उन टैग्स को कहते हैं जिसका इफेक्ट डायरेक्टली हम लोगों को वेब पेज पे नहीं दिखता है। जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम लोगों ने यहाँ पर लिखा वेलकम टू HTML, ये लिख रहे हैं और इसको अभी हम रन करते हैं तो ये आपको आउटपुट दिखेगा यहाँ पर वेलकम टू HTML। अब इसको अगर हम कोड में आकर के इसके आगे H1 लिख देते हैं तो ये हेडिंग बन जाता है और ये बड़ा साइज में दिखेगा। तो इसका कुछ इफेक्ट हो रहा है, जो टैग्स होता है उसका कुछ इफेक्ट्स होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको आउटपुट में देखते हैं, देखिए कोड थोड़ा और बड़ा से दिखने लगे। बट सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो खुद में स्ट्रक्चर के लिए सिर्फ यूज होता है, उसका अपना कोई आउटपुट नहीं होता है। जैसे अगर हम लोगों को एक डिवीजन बनाना है
वेब पेज के अंदर, तो एक div टैग हम लोग लिखेंगे। अब इस div टैग के अंदर अगर सपोज हम लिख रहे हैं दिस इज माय वेब पेज, तो इस div को यहाँ पे लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, इससे कोई आउटपुट में अभी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग आउटपुट में आ जाते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं, तो इसमें इसके आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसे h1 में लिख रहे हैं तो ये बड़ा हो गया, div टैग में लिख रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है। फिर इस div टैग का मतलब क्या है, ये एक सेक्शन है हमारे वेब पेज का। जब हम लोग एक्चुअल वेबसाइट यूज करते हैं तो उस वेबसाइट के अंदर बहुत सारा पार्ट होता है, बहुत सारा सेक्शन होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं अब इस वेबसाइट में देखिए, ये ऊपर का एक सेक्शन है जिसमें लोगो दिख रहा है, उसके बाद एक सेक्शन है जिसमें ये कुछ इमेजेस दिख रहा है। ये इसके नीचे आते हैं तो एक सेक्शन है जिसमें ये टेक्स्ट दिख रहा है, एक सेक्शन है जिसमें ये कुछ इमेजेस को हम लोग दिखा रहे हैं। तो पूरा वेब पेज जो है वो कई पार्ट में बटा हुआ होता है। जैसे एक घर है, तो घर के अंदर जो दीवार सब होता है जिससे हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये एक रूम हो गया, ये ड्राइंग रूम हो गया, ये डाइनिंग रूम हो गया, वैसे कुछ टैग हम लोग अपने HTML के अंदर यूज करते हैं। उन टैग्स को कहते हैं हम लोग सिमेंटिक टैग्स। तो div इज वन ऑफ द सिमेंटिक टैग्स। अब सिमेंटिक टैग्स कौन कौन सा है उसको हम लोग देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारा है जो आगे आएगा। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया है। div टैग जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, सेक्शन टैग, हेडर टैग, footer टैग, navbar, these are all semantic tags जिसका काम होता है सिर्फ वेब पेज को कई पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि हर पार्ट को अलग काम के लिए यूज किया जा सके। इसका यूज कई बार आएगा जैसे जैसे हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो अभी हम लोगों ने दो चीज डिस्कस किया, एक बॉयलर प्लेट और एक हम लोगों ने डिस्कस किया सिमेंटिक टैग्स। बॉयलर प्लेट फिर से हम लोग बताते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का, उसको आपको हमेशा लिखना होता है, दैट इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट। जैसे अगर हम लोग वेब पेज की बात करें तो दिस इज द बॉयलर प्लेट, इतना आपको लिखना ही है, ये हमेशा आपको लिखना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड बॉयलर प्लेट। और इसके अंदर कुछ टैग्स होते हैं जिसका कोई भी आउटपुट में फर्क नहीं पड़ता है, बट इट इज यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर और द डिविजन ऑफ द वेब पेज। Those tags are called the semantic tags. अब हम लोग पढ़ेंगे इसका, ये जो semantic tags है इसका यूज आएगा जैसे जैसे हम लोग काम करेंगे। अब हम लोग आते हैं इन द CSS। CSS बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेब पेज का, जिसको यूज करके हम लोग, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडेड स्टाइल शीट। CSS stands for कैस्केडेड स्टाइल शीट्स। ये स्टाइल के लिए होता है। स्टाइल का मतलब होता है जो आउटपुट हमारा होगा किसी भी इंफॉर्मेशन को जो हम लोग वेब पेज में डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको, उसका फॉन्ट, उसका कलर, उसका साइज, उसका शेप, उसका पोजीशन, उसका मार्जिन, उसका बॉर्डर, दिस इज कॉल्ड स्टाइल। ये स्टाइल्स हम लोग लगा सकते हैं किसी भी टैग में। जैसे H1 के अंदर हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया, उसका कलर, उसका अलाइनमेंट, ये सब चीज हम लोग सेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। और ये एक स्टाइल के ऊपर दूसरा स्टाइल, दूसरा स्टाइल के ऊपर तीसरा स्टाइल कई इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसलिए इसको कहते हैं कैस्केडेड स्टाइल शीट। अब हम लोग कैस्केडेड स्टाइल शीट्स को कैसे यूज करेंगे उसका कुछ सिंपल एग्जांपल्स आपके पास हम बनाते हैं और उसको देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोगों ने लिखा है वेलकम टू HTML, तो ये बस बॉडी के अंदर हम लोगों ने लिखा है H1 टैग यूज किया है और इसमें वेलकम टू HTML, और इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो ये आउटपुट हम लोगों को इस तरह से कुछ दिखाएगा। ये आउटपुट आ रहा है वेलकम टू HTML। अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें कुछ
फॉर्मेटिंग किया जाए, कुछ स्टाइल्स ऐड किया जाए सो दैट इट लुक्स मोर ब्यूटीफुल। तो हम लोग यहाँ पर आकर के इसमें लिखते हैं स्टाइल, और स्टाइल के अंदर फिर हम लोग डिफरेंट टाइप का जो स्टाइल हो सकता है वो स्टाइल यहाँ पर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टाइल इज इक्वल्स टू, सिर्फ अभी हम कर रहे हैं कलर कोलोन, और यहाँ पर कलर आगे हम इसमें से एक ब्लू कलर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो अगर इसका अब हम लोग आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए, ये जो वेलकम टू HTML लिखा हुआ है ये ब्लू कलर से दिख रहा है। तो अगर हम लोग सिर्फ HTML में H1 टैग यूज करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये H1 जो है ये हमारा ब्लू कलर से दिखे, हम लोग इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग एक और स्टाइल लगाना चाहते हैं, और इसमें हम लोग चाहते हैं कि कलर ब्लू हो जाए और इसके आगे एक बॉर्डर आ जाए, और बॉर्डर जो है वो हमारा डैश बॉर्डर हो जाए। ये दो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने लिखा है। अब इसका हम लोग आगे के आउटपुट देखते हैं। अब ये देखिए, ये एक इसके साथ एक बॉर्डर लग गया H1 टैग के अंदर। इसको हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं, डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। हम लोग इसमें क्या क्या चीज यूज करेंगे वो अलग से हम लोग देखेंगे, बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ स्टाइल करने से, कैस्केडेड स्टाइल शीट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें क्या चीज है, क्यों इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये कैस्केडेड स्टाइल शीट जो है ये हम लोग तीन तरह से अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक स्टाइल होता है जिसको हम लोग कहते हैं इन लाइन, जब हम लोग किसी टैग के अंदर उसी लाइन में स्टाइल लगाते हैं तब उसको कहते हैं इन लाइन। जब कोई स्टाइल हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर टैग में मेंशन करना होता है तब हम लोग इन लाइन स्टाइल यूज करते हैं, और जिस तरह से अभी आपको दिख रहा है ऐसे हम लोग लगाते हैं। दूसरा होता है कि सपोज हमारे पास H2 में हम लोग कुछ लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं there are three ways we can implement CSS in our web page. अब ये there are three ways in which we can implement CSS in our web page. First is, suppose हम लोग OL tag use कर रहे हैं. First is inline. Second is called internal, and third is called external. इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या फर्क होगा वो हम लोग अभी देखेंगे एग्जाम्पल्स में। बट देयर आर थ्री वेज इन विच वी कैन इम्प्लीमेंट CSS क्यों यूज करेंगे, जो इंफॉर्मेशन को हमको वेब पेज पर दिखाना है उसमें बहुत सारा जो फॉर्मेटिंग होता है उसको कलर कॉम्बिनेशन, उसका बॉर्डर, उसका हाइट, उसका साइज, उसका शेप, उसके लिए हम लोग स्टाइल्स यूज करते हैं। और अगर इनलाइन कब यूज करेंगे, जब हम लोगों को किसी एक टैग में एक पर्टिकुलर स्टाइल इंप्लीमेंट करना है तब हम लोग इनलाइन यूज करेंगे। जैसे हम लोगों ने H1 में अभी यूज किया है और हम लोग H2 में यूज कर रहे हैं स्टाइल इक्वल्स टू कलर कोलोन एक्वामेरिन। अब अगर हम लोग आउटपुट देखेंगे तो H1 का कलर ब्लू होगा, इसमें बॉर्डर लगा हुआ होगा, और H2 का कलर एक्वामेरिन होगा। ये आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। देखिए H1 अलग तरह से स्टाइल किया हुआ है और H2 अलग तरह से स्टाइल किया हुआ है। तो जब भी हम लोग अपने वेब पेज में अलग अलग टैग के लिए अलग अलग स्टाइल यूज करना चाहते हैं तब हम लोग
इनलाइन टैग, इनलाइन स्टाइल्स का यूज करते हैं, इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में इंटरनल स्टाइल कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक अलग पेज बना लेते हैं और उसमें हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक न्यू फाइल कर रहे हैं, index3.html। यहाँ पर हम लोग HTML का वॉल्यूम ले लेते हैं और यहाँ से H2 से हम लोग ये सेम पेज का कंटेंट यहाँ कॉपी कर रहे हैं। अब अगर हम लोगों को ये जो दो हेडिंग है हम लोगों का, इन दो हेडिंग में एक ही स्टाइल लगाना है, अलग अलग स्टाइल नहीं लगाना, जैसा H1 में लगाना है वैसा H2 में लगाना है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, दोनों के लिए दोनों में सेम चीज मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं स्टाइल कोलोन और बॉर्डर हाइट विड्थ जो भी चीज मेंशन करना है हम लोग करेंगे, और सेम यहाँ पर भी करेंगे। स्टाइल इक्वल्स टू कोलोन रेड। तो ये अभी हम लोगों ने यहाँ पर इंटरनल स्टाइल इनलाइन स्टाइलिंग किया है। दो हेडिंग में, दोनों में हम लोगों ने सेम स्टाइल किया है, बट द मेथड इज इनलाइन। आउटपुट हम लोग देखेंगे तो दोनों हेडिंग जो है वो रेड कलर से दिखेगा। अभी हम लोग इसको आउटपुट देख लेते हैं लाइव जाके। ये देखिए H1 और H2 दोनों रेड कलर से दिख रहा है। इस तरह से जब हम कोई बड़ा वेब पेज बनाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो वेब पेज है उसमें बहुत सारा कंटेंट है। तो इस तरह से अगर हम हर एक के लिए, अगर हमारे पास 5 हेडिंग है और 5 हेडिंग के में सेम ही स्टाइल यूज करना है, तो 5 बार सेम नहीं लगा करके तब हम लोग क्या करते हैं कि इसको इस तरह से नहीं करके हम लोग हेडिंग में आकर यहाँ पर स्टाइल मेंशन करते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास एक सपोज हेडिंग नाम से हम लोगों ने बना लिया, और इस हेडिंग के अंदर हम लोग लिख रहे हैं कलर कोलोन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हेडिंग हम लोगों ने बनाया है इसमें सपोज और लगा देते हैं ऑर्डर। बैकग्राउंड ये हम लोगों ने किया है, एक स्टाइल बनाया है जिसमें लिखेंगे रेड कलर से, बैकग्राउंड ब्लैक होगा और वो बॉर्डर डैश्ड होगा। और ये हम लोग ये जो स्टाइल है जिसका नाम हेडिंग रखे हैं, ये हम लोग चाहते हैं कि H1 H2 दोनों के लिए हो जाए। तब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आकर के लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू हेडिंग, और यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू हेडिंग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्राउजर को बता रहे हैं कि ये H1 जो है वो रेड कलर से डैश बॉर्डर में बैकग्राउंड कलर ब्लैक से दिखेगा, H2 भी सेम होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर अलग से डिफाइन कर लिए और उसको जहां जहां पर यूज करना है उन सब जगह पे कॉल करेंगे तो सेम इफेक्ट आएगा। अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें, अगर यहाँ पे आ जाते हैं, ओके, अभी इसका हेडिंग index3 स्टाइल
इसका हम देखते हैं, और पहले इसका बिना इसके आउटपुट देखते हैं, फिर हम लोग उसको लिंक करेंगे। इसको स्टॉप करते हैं, करते हैं। अभी ये इस तरह से दिख रहा है ब्लैक कलर से। अब हम लोग इसको कॉल करना चाहते हैं, ये जो डॉट हेडिंग है इसको कॉल करना चाहते हैं। तो हम लोग इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू हेडिंग। अभी एक में पहले हम लोग कॉल करके देखते हैं उसका इफेक्ट H1 में कैसा हो रहा है। देखिए H1 में इसका ये इफेक्ट आ गया। हम लोग H2 में भी सेम इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे क्लास इक्वल्स टू। और अब अगर हम लोग इसको ब्राउजर में व्यू करते हैं तो ये दोनों हेडिंग में हम लोगों ने सेम स्टाइल इंप्लीमेंट किया है। तो इस तरह से हम लोग अपने वेब पेज पे अगर एक ही तरह का स्टाइल एक से ज्यादा टैग्स में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तब उसको किसी टैग के अंदर मेंशन नहीं करते हैं, बल्कि उस स्टाइल को हम लोग अलग से स्टाइल टैग के अंदर एक नाम से डिक्लेयर करते हैं, इसको क्लास कहते हैं। और जहां पे जिन जिन टैग्स में उस कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाइल्स की जरूरत पड़ती है इंप्लीमेंट की, उसको हम लोग वहां पर लिंक कर देते हैं इस तरह से क्लास इक्वल्स टू हेडिंग। तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल है इंटरनल CSS का। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, इसके हेडिंग पर डाल देते हैं इंटरनल CSS एग्जाम्पल। इंटरनल CSS का मतलब है एक पेज में हम लोग उस CSS को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और एक पेज में ये कहीं पर भी इस बॉडी के अंदर जिस टैग्स में जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग इस हेडिंग नाम का जो क्लास बनाए हैं और इसके अंदर जो CSS का यूज किया गया है इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। CSS का और यूज हम लोग देखते हैं। सपोज ये हम लोगों का था सिंपल इनलाइन, मतलब एक किसी टैग में यूज कर रहे हैं, इसका टाइटल हम लोग कर देते हैं इनलाइन CSS एग्जाम्पल। अब सपोज हम लोग अपने वेबसाइट में एक बटन बनाना चाहते हैं, तो बटन बनाने के लिए हम लोग लिखते हैं इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, और इसके ऊपर लिखा हुआ रहना चाहिए सपोज वैल्यू इज इक्वल्स टू क्लिक। अगर हम लोग इसका आउटपुट देखते हैं इस बटन का, तो इस बटन का बाय डिफॉल्ट कैसा दिखता है ये हम लोग देखते हैं। ये सिंपल बाय डिफॉल्ट इस तरह से दिख रहा है, क्लिक मी एक बना हुआ है, और यहाँ पर हम लोगों के पास एक बटन बन गया जो इस तरह से है। अब हम लोग इस बटन को डेकोरेट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग एक क्लास बना लेते हैं और उसमें हम लोग इसको कॉल कर लेते हैं। तो इसको हम लोग चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं इन द इंटरनल CSS, यहाँ पे हम लोग इनपुट टाइप बटन बनाए और इसमें जाकर के .btn नाम से हम लोग बना रहे हैं एक क्लास बना रहे हैं, और इस BTN में जो भी स्टाइल्स होगा उन स्टाइल्स को इस बटन में कॉल करना है। तो यहाँ पे कॉल कैसे होगा, लिखना होगा क्लास इक्वल्स टू BTN। अब अभी तो इस BTN में कोई भी हम लोगों ने स्टाइल्स नहीं किया है, तो नॉर्मल जैसा बटन डिफॉल्ट है वैसा दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग आकर के कुछ इस बटन को डेकोरेट करना चाहते हैं। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट बटन क्या दिख रहा है। अभी ये नॉर्मल बटन है, इस बटन को हम लोग
विद द हेल्प ऑफ CSS थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं, और इसका जो CSS होगा वो BTN नाम के स्टाइल में होगा, जो यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसमें कलर कोलो रेड कलर का होगा, और इसका बैकग्राउंड हम लोग कर देते हैं बैकग्राउंड कलर कोलोन ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक कर देते हैं। इसका विड्थ कोलोन विड्थ कर देते हैं 150 पिक्सेल्स। इसका हाइट कर देते हैं कोलोन 50 पिक्सेल्स, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, और इसका जो थोड़ा सा सर्कुलर कर देता हूँ। तो इसके बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी से हम लोग इसके एजेस को थोड़ा सर्कुलर कर देंगे। सपोज 25 पिक्सेल्स का इसका बॉर्डर रेडियस कर देते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, बटन के ऊपर इतना कुछ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है कि बटन का रेड कलर से लिखेगा, बटन के ऊपर बटन ब्लैक कलर का होगा, उसका विड्थ 150 पिक्सेल्स होगा, हाइट 50 पिक्सेल्स होगा, उसमें साइज बड़ा से दिखना चाहिए, और बॉर्डर रेडियस 25 पिक्सेल्स होगा। मतलब जो बटन है वो रेक्टेंगुलर नहीं होगा बल्कि थोड़ा सर्कुलर हो जाएगा। आइए इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग यहाँ आकर के, और इसका ये अब देखिए ये बटन हमारा थोड़ा कलरफुल हो गया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया। तो ये हमारा पर्पस होता है CSS का। तो CSS का फिर से बताते हैं, CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडेड स्टाइल शेप। इसका यूज होता है कि हम अपने वेबसाइट पे जो कंटेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ उसका कलर, बैकग्राउंड, साइज, स्टाइल, ये सारा चीज मेंशन करके। और ये करने का 3 तरीका है। एक तरीका होता है वो इंटरनल CSS होता है। इंटरनल CSS उसको कहते हैं जहां इनलाइन CSS होता है। फर्स्ट इनलाइन CSS उसको कहते हैं जब हम लोग किसी एक टैग में कोई स्टाइल इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो जहां पर हम टैग लिखते हैं वहीं पर उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, तब उसको कहते हैं इनलाइन। लेकिन अगर हम लोगों को कभी एक ही टाइप का स्टाइल मल्टीपल जगह पे यूज करना है, तब हम लोग उसको करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनल। और आज हम लोगों ने ये 2 एग्जाम्पल आपके सामने किया है। ये जो है ये इन लाइन के लिए है, जहाँ पे H1 में हम लोगों ने ये स्टाइल लगाया है और H2 में हम लोगों ने ये स्टाइल लगाया है। स्टाइल लगाने के लिए सिंटैक्स होता है स्टाइल इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप का स्टाइल है वो मेंशन कर सकते हैं। और दूसरा फिर हम लोगों ने पेज बनाया है, और इसमें हम लोगों ने ये इंटरनल CSS के लिए ऊपर में हम लोग हेड में जाकर के स्टाइल बनाते हैं। स्टाइल के अंदर हम लोग किसी नाम से स्टाइल कॉम्बिनेशंस बना लेते हैं, और जिन टैग्स में उसका इफेक्ट देखना है वहां पर उसको कॉल कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर 2 स्टाइल बनाया है, हेडिंग और बटन। हेडिंग स्टाइल्स जो है वो H1 H2 में कॉल कर लिया गया है, और बटन के ऊपर हम लोगों ने ये लगा लिया है, और ये आपके सामने जो आउटपुट है वो इस तरह से ये आउटपुट हम लोगों को दिख रहा है। नेक्स्ट सेशन में हम लोगों का जो मंडे को होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल CSS और CSS के बाकी प्रॉपर्टीज। ये एकदम बेसिक प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको दिखाया है, जो कम से कम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं और किस तरह से सिंटैक्स हो सकता है। तो हम लोग मंडे को जो क्लास करेंगे उसमें एक्सटर्नल CSS पढ़ने वाले हैं, और उसके साथ साथ और जो प्रॉपर्टीज हो सकता है डिफरेंट टाइप का, वो प्रॉपर्टीज हम लोग